हेलो एवरीवन, आपका सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है डेबिट एंड क्रेडिट रूल। और ये टॉपिक वैसे समझने में ऐसा लगेगा कि आसान है, नॉर्मल सा टॉपिक है, बेसिक सा टॉपिक है और हर कोई मतलब बिना किसी की गाइडेंस लिए समझ सकता है। पर जितना मैंने अभी तक इसे समझा है इस टॉपिक को, ये है कि आप फ्यूचर में अगर अकाउंट्स की फील्ड में या कुछ भी करना चाहते हैं तो आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे, चाहे वो आप 11th-12th में करो, चाहे आप उसके बाद पोस्ट स्कूलिंग कुछ भी कोर्स कर रहे हो, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपके जो बेसिक्स क्लियर नहीं है तो वो आगे जो है आपके ग्रेड्स पर अफेक्ट डाल सकते हैं। तो आपको जो आपके बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर करने बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो अब हमारा टॉपिक है, हम उसको मतलब डिटेल के अंदर जाएंगे, डिटेल में सीखेंगे कि डेबिट क्रेडिट रूल होता है कैसे है, क्या कहाँ अप्लाई होता है, सब कुछ हम सीखेंगे आज। तो पहले देखते हैं DRCR रूल। अब डेबिट क्रेडिट को DRCR रूल भी बोलते हैं। डी आर का मतलब डॉक्टर नहीं है, ये मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आपको लगे कि ये कहीं डॉक्टर के उस पर तो नहीं लिखा हुआ है कि डी आर का मतलब डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, मतलब डी आर का वैसे एनीथिंग अदर देन प्रोवाइडेड। मतलब अगर क्वेश्चन में कोई आपको कहीं प्रोवाइड किया हुआ है कि डी आर का मतलब डॉक्टर है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अपन लें कि डॉक्टर ABCD, अगर कोई क्वेश्चन में ऐसे आता है DR लिख के, उस किसी का पर्सन का नाम लिख के कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो आपको उस केस में DR को डॉक्टर ही लेना है। लेकिन वैसे अकाउंट्स में कहीं भी DR अगर आप देखोगे उसके अलावा, तो उसको डेबिट ही माना जाएगा। तो DR का मतलब यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब होता है डेबिट। और CR का मतलब अपने कह सकते हैं कि करोड़ भी होता है अकाउंट्स में। जैसे कोई भी अगर वैल्यू अगर अपन को देखनी है तो वैल्यू अपने उसे CR लिख सकते हैं। जैसे 500 करोड़ से तो 500 CR लिख देते हैं अपने, लेकिन वैसे CR का मतलब क्रेडिट होता है अकाउंट्स में। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है क्रेडिट। तो अब जो इसके आने वाले जो इसके डेबिट क्रेडिट रूल है, इसमें तीन जो प्रिंसिपल रूल्स हैं वो तीन रूल्स होते हैं जो पूरी अकाउंट्स में अप्लाई होते हैं। अगर आपने ये तीन रूल्स अभी पढ़ लिए हैं, या मतलब ये जो तीन रूल्स आपने जितना समझ लिए हैं, तो फिर आपको पूरा अकाउंट समझ लिए वो आ चुका है। तो पहले ये देखते हैं तीन रूल्स क्या क्या हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब ये कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ आ रही है तो वो आपको डेबिट करनी है, और कोई भी चीज़ आपसे जा रही है किसी और के पास वो आपको क्रेडिट करनी है। आपको ये समझने मतलब अभी उस पर ध्यान में दीजिए आपकी कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है, इसका बेसिक मीनिंग क्या है। आप बस ये देखिए कि कोई चीज़ अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो आपको क्रेडिट करनी है, अगर किसी से आपके पास कोई चीज़ आ रही है तो आपको डेबिट करनी है। वैसे ही सेम टू सेम अगर दूसरा प्रिंसिपल अपने लें, रूल लें, तो वो है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपके पास आ रही है, मतलब किसके पास जा रही है। मतलब आपने समझिए कि अगर आपने कोई आइटम है जो आपने किसी A को दी है मान लो, तो वो उसमें आप जो अपनी एंट्री करेंगे बुक्स में वो डेबिट करेंगे A को। आपको अब ये भी नहीं समझना है कि एंट्री कैसे करनी है, कि मतलब कि क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है, जनरल एंट्रीज, ये सब कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देखिए कि अगर आपने कोई चीज़ A को दी तो आपको A को डेबिट करना है, और कोई चीज़ A से आपके पास आई तो आपको A को क्रेडिट करना है। जैसे इसमें बताया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट करेंगे रिसीव करने वाले को, क्रेडिट करेंगे देने वाले को। तो ए ने मुझे पहले, सेकंड केस में ए ने मुझे दिया था तो ए को क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट केस में मैंने ए को दिया था तो वो डेबिट होगा। थर्ड, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो कोई भी अगर मेरा खर्चा लगा है, मान लीजिए मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, उसमें अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी वगैरह दे रहा हूँ, कोई बोनस वगैरह दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ, तो वो मैं उसे डेबिट करूँगा। कोई भी मेरा खर्चा होगा, जैसे स्टेशनरी का हो गया, मेरा सैलरी हो गया, बैंक चार्जेस हो गए, और भी कोई मिसलेनियस चार्ज, कुछ भी कोई भी एक्सपेंस जो मेरा बिजनेस रिलेटेड है वो मैं उसे डेबिट करूँगा। कोई भी लॉस हो गया कि मैंने कोई प्रॉपर्टी थी जो जिसे बेचा मैंने, उसमें मेरा लॉस हुआ तो वो भी मैं डेबिट करूँगा। वैसे ही क्रेडिट में होता है कि अगर मुझे कोई भी फ़ायदा हुआ, जैसे मान लीजिए, जैसे पहले वाला एग्जांपल लेते हैं कि मुझे लॉस हुआ था पहले प्रॉपर्टी में सॉरी, तो अगर उसमें मुझे अब प्रॉफिट हुआ है तो मैं उसे क्रेडिट में शो करूँगा। वैसे ही अगर मुझे कोई इनकम हुई है तो इनकम आप कैसे ले सकते हैं कि मुझे किसी से डिस्काउंट मिला, मैं किसी के पास किसी से परचेज़ करने गया था, कुछ उसने मुझे डिस्काउंट दिया, तो मेरा जो एक्स्ट्रा पैसा जाने से बच गया वो भी मेरे लिए इनकम मानी जाएगी, तो वो डिस्काउंट में उसे क्रेडिट कर सकता हूँ। तो जो तीन बेसिक रूल्स जो हैं हमारे अकाउंट्स के, वो ये तीन हैं। These principles can be used in any combination. That is, first principle can be used in combination with third rule, or second rule with third rule, or second with first rule. तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जो पहले पढ़ा है, जो रूल्स की लिस्ट में जो उन्होंने पढ़ा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो भी है ये, तो ये एक फिक्स कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं है कि अपन को, जैसे कि पहले इसमें जैसे लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्रेडिट भी जो जाएगा वही करना पड़ेगा, व्हाट गोज आउट वही करना पड़ेगा, नहीं। अगर डेबिट व्हाट कम्स इन लिखा करा है अपनों ने, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि क्रेडिट भी अपन व्हाट गोज आउट वाला ही करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन कर सकते हैं और क्रेडिट कर सकते हैं ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, या फिर क्रेडिट तो कर सकते हैं गिवर को भी।
तो अब अगर एग्जांपल में उसको मैं तो फर्स्ट और सेकंड रूल को अपन मिक्स करते हैं। जैसे फर्स्ट में ऐसे लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मेरे पास अभी क्या आया, तो मैं मान लेता हूँ कि किसी ने कार मुझे दी, कार बेची मुझे किसी ने, तो कार मेरे पास आई, तो उसको वो करेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, कि मेरे पास क्या आया, तो डेबिट में जो है वो कार आ जाएगी कि कार अकाउंट डेबिट। और उसके बाद क्रेडिटर द गिवर, उसने जैसे लिखा है, क्योंकि अपन को साइमल्टेनियसली दोनों लेकर चलने हैं, अपने एक एंट्री में दोनों डेबिट नहीं कर सकते, एक एंट्री में दोनों क्रेडिट नहीं कर सकते, एक ही एंट्री में वो डेबिट भी करना पड़ेगा, क्रेडिट भी करना पड़ेगा, तभी वो जो मैचिंग रूल है वो अप्लाई होगा। तो अब उन्होंने पहले डेबिट किया कि मेरे पास कार आई, अब मुझे क्रेडिट करना है। क्रेडिट में क्या लिखा है द गिवर, अब मुझे कार किससे आई, तो कार किससे आई, अगर ए से मान लीजिए मैंने कार ली थी, तो कार अकाउंट डेबिट, तो ए हो जाएगा क्रेडिट में, तो वो अपने हो जाएगा। अब आप में से कई लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई अगर अपन ने कार परचेज किया तो इसमें कैश क्यों नहीं आया, क्योंकि कैश या बैंक या कोई भी एंट्री वो होनी चाहिए थी, पर अपने उस अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी आप मान के चलो कि उन्होंने उधार पे मतलब क्रेडिट पे किसी से ली थी, पैसे अपने बाद में देंगे, तो अभी किसी से क्रेडिट पे ली थी उन्होंने, तो क्रेडिट पे कार अकाउंट डेबिट हो गया, और जिससे ली थी उसको उन्होंने कार अकाउंट अपने डेबिट कर लिया, और जिससे उन्होंने ली थी उसे क्रेडिट कर दिया। मान लीजिए ए है इस एग्जाम्पल में। जो फॉर्मेट देखते हैं अपने जनरल एंट्री का, फॉर्मेट क्या रहने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी अपन को डिटेल में नहीं जाना है कि कैसे क्या होता है सब, लेकिन अभी अभी अपने एक एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए कि जैसे मैंने कुछ भी अकाउंट लिखा हुआ है, तो कुछ भी में कुछ भी आ सकता है, इसे मैं कुछ भी लिखा है कि आप कुछ भी मतलब एंट्री कर सकते हैं, जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड हो, आपके पर्सनल रिलेटेड हो, आपस में आपने कोई भी एंट्री करी हो, तो आप कोई भी एंट्री पास कर सकते हैं अगर वो हुई है असली में। तो आप कुछ भी, मैंने एक जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए लिखा है, तो कुछ भी में आप जैसे कुछ भी जगह कार लिख दीजिए, जैसे पिछले वाले एग्जांपल की बात करें तो कुछ भी मतलब कार अकाउंट डेबिट डी आर आ जाएगा, आगे टू ए अकाउंट आ जाएगा, तो ये एंट्री पास होती है। नीचे जो नरेशन वाली जो मैंने ये जो यहाँ पे ये जो नरेशन वाली बात लिखी है मैंने, ये आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा कि नरेशन वगैरह क्या होता है। ये अभी आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही इससे कोई आपको ज़्यादा अफेक्ट पड़ने वाला है। ये सिर्फ नॉर्मल आपको जो एंट्री थी वो किस लिए हुई थी वो आपको लिखने वाली बात होती है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो डेबिट हो गया। जो ए अपॉन स्लैश जो आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये ए अपॉन स्लैश है यहाँ पे, ये ए सी क्यों लिखा हुआ है, असली में क्या होता है, जो अकाउंट्स होता है वो जो अकाउंट है वो अपन कब डिनोट करते हैं ए स्लैश सी से। तो अपने कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कार लिख रहा हूँ और उसके बाद पूरा अकाउंट की स्पेलिंग लिखता हूँ, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं बस कार ए और सी ऐसे लिख दूंगा तो मेरा काम सब चल जाएगा, सफिशिएंट है इतना। आपको एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में, चाहे आप स्कूलिंग की बात करें चाहे आगे आने वाली बात करें, सब में ए सी ही चलता है, अपने पूरा अकाउंट्स कभी नहीं लिखते हैं। और जो अकाउंट है वो असली में लेजर को डिनोट करता है। अब लेजर क्या होता है ये भी अपने बाद में आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें सीखेंगे, अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे अपने की लेजर क्या। अभी अपना जो मेन जो मुद्दा है वो वीडियो का वो यही है कि डेबिट क्रेडिट रूल होते हैं, तो उस पर स्टिक रहेंगे अपने। तो जो अपना एग्जांपल है, अब एग्जांपल में ये देखिए, जैसे यहाँ पे ए है, ए ने कोई कार दी बी को, ये रही बी, इसको कार दी, और इसमें ये रही कार। तो अब क्या जा रहा है, व्हाट गोज आउट, कार जा रही है ओबियसली, और रिसीवर कौन है, रिसीवर है बी। तो यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो क्या आएगी कि अपने से कार जा रही है और जा किसके पास रही है। तो जो सेकंड रूल है कि डेबिट द रिसीवर, पहले तो वो करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट कौन होगा, बी, क्योंकि बी के पास जा रही है, डेबिट एंड वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं आप, उसको छोड़िए, बी अकाउंट डेबिट। अब क्या जा रहा है, फर्स्ट रूल में जैसे लिखा था कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके हाथ से क्या जा रहा है, तो आपके हाथ से जा रही है कार। तो ये जो है ये एंट्री पूरी अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो बी कौन है, जिसको कार मिल रही है, और क्या चीज़ आपके हाथ से जा रही है, वो है कार, तो बी अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। वैसे ही अगर दूसरा एग्जांपल अपन लें तो अब ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये है रतन टाटा जी, ठीक है, और यहाँ पे इनके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब वैसे कुछ हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल पे कि ये रतन टाटा है और यहाँ पे इनके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं 4-5। तो अब क्या है, इन्होंने इनकी सैलरी इनको दी, तो कंपनीज के लिए ये जो सैलरी है ये खर्चा है, और एम्प्लॉयज़ का ये उनकी सैलरी है। अपन एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, अपने ये देखेंगे कंपनीज के पर्सपेक्टिव से क्या यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। तो सैलरी में क्या था, जो अगर थर्ड रूल की बात करें कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो अपने डेबिट क्या करेंगे, सैलरी। ये कंपनी के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आप किसके पर्सपेक्टिव से एंट्री पास कर रहे हैं। तो सैलरी अकाउंट हो गया डेबिट टू, अब क्या जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था क्या जा रहा है, आपके हाथ से क्या जा रहा है, कंपनी के हाथ से क्या जा रहा है, कंपनी के हाथ से जा रहा है कैश या बैंक, जो भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अपने जो एंट्री करेंगे वो करेंगे बैंक अकाउंट। मैं मान के चल रहा हूँ कि मतलब
अकाउंट ट्रांसफर हुआ डायरेक्ट, तो सैलरी टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे जो भी है वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ऐसे एंट्री करनी है जो मिक्स एंड मैच जो है प्रिंसिपल्स का वो हो सकता है। अगर आप ये नहीं मान सकते कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे जैसे आपको सिखाए जाते हैं, आपस में जो 3 रूल्स हैं उनको आपस में किसी भी तरीके से मिक्स एंड मैच करके जो है सामने वाले जो एग्जामिनर्स हैं वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जैसे ये रही एंट्रीज, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाई थी, जैसे कैश है यहाँ पे यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है यहाँ पे हमको सैलरी मान सकते हो आप, सैलरी का एक्सपेंस कोई भी हो सकता है, इसलिए मैंने एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। और कैश और बैंक कोई भी आपकी एंट्री हो गई तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेज जो है वो डेबिट हो गई, और क्या आपके हाथ से गया वो है कैश और बैंक, तो ये एंट्री हो गई। सेम टू सेम अगर दूसरी एंट्री देखें अपने कार अकाउंट और राम अकाउंट, कार आपसे आपके पास आ रही है, मतलब ये आपके पास आ रही है, और राम से आ रही है, तो सॉरी जो आपके पास जो रूल थे उसमें था कि व्हाट कम्स इन वो डेबिट करेंगे अपने, तो कार आपके पास आ रही है तो आपने डेबिट कर दिया। किससे आपके पास आ रही है, राम से आ रही है, तो राम क्रेडिटर द गिवर, जिसने आपको दी कार, तो राम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि लेजर क्या होता है, बस आपको अभी आपको प्रीव्यू दे देता हूँ एक कि मोटा मोटा लेजर्स जो हैं वो होते क्या हैं। तो इन लेजर अकाउंट यूजुअली द डेबिट जो कॉलम होता है, डीआर कॉलम जो होता है वो हमारे लेफ्ट साइड में होता है, और जो क्रेडिट कॉलम होता है वो राइट साइड में आता है। तो ये रहा डेबिट, ये रहा क्रेडिट। अब आपको क्या जो लेजर बनाते टाइम आपको यहाँ पे तो लिखना होगा अकाउंट का नाम। जैसे मान लीजिए मैं सैलरी अकाउंट बना रहा हूँ, सैलरी अकाउंट यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख दी, और उसके लेफ्ट साइड में मैंने छोटा सा डीआर लिखूंगा और राइट साइड में छोटा सा सीआर लिखूंगा। यहाँ पे मेरी जो है एंट्रीज जो पर्टिकुलर्स हैं कि क्या क्या मतलब नाम वगैरह जो भी हैं, और यहाँ पे जो अमाउंट्स हैं वो सब लिखी जाएंगी। यहाँ पे जैसे एंट्रीज होंगी अमाउंट सारे यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे जो एंट्रीज होंगी लेफ्ट साइड पे वो हमेशा 2 से स्टार्ट हुआ करेगी, 2, और यहाँ पे जो भी एंट्रीज होंगी राइट साइड में वो बाई से स्टार्ट हुआ करेगी। तो ये एक रूल्स हैं बाई और 2 के जो आपको फॉलो करने हैं। आप इनको मतलब ऐसे नहीं है कि आप इनको फॉलो नहीं कर सकते, अगर इनको आपको फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि आप ये फॉलो करोगे तो ही एग्जामिनर जो है वो आपको जो है मार्क्स जो है वो देगा। अगर आपने ये ना फॉलो नहीं किया तो एग्जामिनर जो है अपने मार्क्स काटने वाला है। तो आपको जो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब ये अकाउंट ये जो लेजर वगैरह होता क्या है ये जो बाद में सीखेंगे, अभी मैंने सिर्फ आपको एक मोटा मोटा समझाया कि लेजर होता क्या है। तो अकाउंट होता है एक जो टी फॉर्मेट में बनता है, इसमें एक दोनों तरफ ही पर्टिकुलर्स और अमाउंट एक कॉलम बनते हैं, और जो उसकी स्टार्टिंग होती है लेफ्ट साइड की वो 2 से स्टार्ट होता है, और जो राइट साइड होता है वो हमेशा बाई से स्टार्ट होता है। देयर इज नो अपर लिमिट टू द नंबर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्वड इन ए ट्रांजेक्शन बट द मिनिमम कैन नॉट बी लेस देन 2 अकाउंट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल की सैलरी अकाउंट टू बैंक ऐसे होता है, मतलब एक आपने डेबिट कर दिया एक आपने क्रेडिट कर दिया। अब ये है कि ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि जो सैलरी है वो डेबिट हुआ है और जो बैंक है वो क्रेडिट हुआ है, तो एक ही एंट्री मतलब डेबिट में भी एक ही और क्रेडिट में भी एक ही, तो ये मतलब हमेशा तक ऐसी चलती रहेगी। फ्यूचर में जो है नहीं फ्यूचर मत मानिए, आप इसे मानिए कि जो क्वेश्चन आपको कितनी भी एंट्रियाँ साथ में करने को बोल सकता है। मतलब आप मान के चलिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपने कोई प्रॉपर्टी जो है वो सेल की, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया मैंने कि आपने क्या रिसीव किया, आपने ऑब्वियसली कैश रिसीव किया, बैंक रिसीव किया आपने प्रॉपर्टी देकर, तो बैंक अकाउंट आ गया मान लीजिए 2 लाख रुपए 2। अब ये 2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि एंट्रीज अपने को जो करनी है जो डेबिट में जो आप एंट्रीज करोगे, ये जो डेबिट में आप एंट्रीज करोगे। अब ये क्या है कि आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि भाई लेजर्स में तो क्रेडिट साइड में आपने बाई लिखा था और जो डेबिट साइड था आपने उसमें 2 लिखा था। ये सबके रूल्स अपने अलग अलग लेके चलने हैं अपन को। जो एंट्रीज हैं उसमें जो बैंक डेबिट साइड होती है अपने उसमें कोई भी बाई 2 कुछ नहीं लगाएंगे, अपने इसमें बैंक अकाउंट लेके चलेंगे, और जो क्रेडिट साइड आएगी उसमें अपन को 2 लगाएंगे अपन। तो बैंक अकाउंट आ गया और नीचे प्रॉपर्टी मान लीजिए प्रॉपर्टी, और ये थी 2,50,000 की, मान लीजिए 2,50,000 की। तो 2 लाख का आपके पास पैसा आया, 2 लाख का पैसा आपके पास आया और 2.5 लाख की प्रॉपर्टी जो है वो आपके हाथों से गई। तो मतलब आपने जो रिसीव किया वट यू रिसीव्ड वो आपने डेबिट कर दिया, और जो आपके हाथ से गई जो आपने दी वट इज गिवन तो वो आपने क्रेडिट कर दिया। तो अब ये है कि अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एंट्रीज होती हैं उसको मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ता है, कि मतलब ये कि जो डेबिट है वो भी सेम रहेगा और क्रेडिट जो है वो भी सेम रहेगा, तभी जो है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर ये जो डेबिट है और जो क्रेडिट है ये आपस में मैच नहीं होंगे तो आपकी एंट्री भी गलत हो जाएगी, वो पास नहीं होगी कभी और ना वो मानी जाएगी। सही है। तो अब जैसे यहाँ पे है 2 लाख आपने बैंक अकाउंट में डाल दिया कि 2 लाख आपके अकाउंट बैंक में आए हैं, और जो 2.5 लाख की प्रॉपर्टी थी वो आपके हाथ से गई है।
तब अब आपको लगेगा कि भाई इसमें तो मैच नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 अकाउंट जो हैं सिर्फ वही अफेक्ट हो एंट्रीज के टाइम में। अकाउंट्स कितने भी जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं एंट्रीज के टाइम पे। तो जैसे बैंक अकाउंट और 2 प्रॉपर्टी अकाउंट था, तो यहाँ पे आपको अब पी एंड एल अकाउंट लिखना पड़ेगा। पी एंड एल अकाउंट में जो ये आपको बचा हुआ 50,000 ये डालना पड़ेगा। अब ये क्यों डालना पड़ेगा, कैसे होता है, ये सब आप अपने बाद में सीखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, समझाने के लिए लिखा है कि पी एंड एल जो अकाउंट है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको 50,000 इसमें जो बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर ऐसे करके डालना पड़ेगा। वो बैलेंसिंग फिगर है वो हमने सोचा उसमें डाल दिया। तो यहाँ पे क्या है, अब 3 अकाउंट जो हैं ये अफेक्ट हो रहे हैं एक ही एंट्री में। जैसा कि इसमें समझाया कि कोई अपर लिमिट नहीं है कि एंट्रीज में कितने भी जो अकाउंट्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। मिनिमम 2 अकाउंट्स आपको अफेक्ट करने हैं, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में, और एक एंट्री में कितने भी अकाउंट जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। कि जैसे अगर 2 डेबिट हुए हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 क्रेडिट होंगे, या फिर 3 डेबिट हुए हैं तो 3 क्रेडिट होंगे। अगर 2 डेबिट हुए हैं तो हो सकता है 3 क्रेडिट हो जाएं, या फिर हो सकता है एक ही क्रेडिट हो। तो इस पे कोई लिमिट नहीं है। अकाउंट जो है कितने भी इफेक्ट आ सकते हैं, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। बस मिनिमम जो है वो आपको एक डेबिट में और एक क्रेडिट में करना जरूरी है, तभी एंट्री जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट उसे बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे डेटिज में लिखा है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग, जो अपनी बुक्स का नाम होता है डबल एंट्री बुकिंग, मतलब क्या हुआ कि एंट्री का जो है वो डबल इफेक्ट आता है। तो इसीलिए कि जो एंट्रीज हैं वो तभी मैच करेंगी जब जो वैल्यूज हैं वो सिमिलर अमाउंट से डेबिट हो और सिमिलर अमाउंट से भी क्रेडिट हो। अब दूसरा अगर नेक्स्ट पॉइंट अपने पढ़े, द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स फॉर एनी ट्रांजैक्शंस मस्ट ऑलवेज इक्वल ईच अदर सो दैट एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस विल ऑलवेज सेट टू बी बैलेंस। जैसी जो मैंने आपको बात बताई अभी कि डेबिट जो है उतनी अमाउंट से ही होना चाहिए जितनी अमाउंट से क्रेडिट हो, या फिर कह सकते हैं कि क्रेडिट उतनी होना चाहिए जितनी अमाउंट से डेबिट हो। तभी वो जो एंट्रीज हैं वो आपसे मैच करेंगी, तभी मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होगा, नहीं तो वो मैच नहीं होंगी। अब जैसे जनरल एंट्रीज जो हैं, जो भी मैंने आपको जनरल एंट्रीज करके बताई, वो जनरल एंट्रीज जो थी वो बिना फॉर्मेट की थी। अब अगर देखो आप तो ये जो है ये वाली ये फॉर्मेट के साथ है। तो अपन को क्या लिखना होता है, स्टार्टिंग में हेडिंग डालनी होती है जनरल एंट्रीज। यहाँ पे आपको लिखना होगा पार्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखना होगा डेबिट, यहाँ पे लिखना होगा क्रेडिट। ये आपको पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आपको एंट्री करनी है डेबिट के लिए, यहाँ पे करनी है क्रेडिट के लिए, और ये जैसे मैंने आपको बताई थी कितनी भी हो सकती है, और ये भी कितनी भी हो सकती है। बस मिनिमम आपको ये 2 तो रखनी ही पड़ेगी, तभी एंट्री आपकी जो है सही होगी। और जो अमाउंट है वो आपको कैसे पता लगेगा मैच हो गया, जैसे यहाँ पे तो एक ही एंट्री है, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हो सकता है कि 5-6 एंट्रीज आपको करनी पड़े। जैसे ये फर्स्ट हो गई, उसके बाद ये सेकंड हो गई, या फिर थर्ड हो गई, तो ये एंट्रीज आपको करनी पड़ेगी। तो जो ये वाली एंट्रीज हैं, जो ये आप जो अमाउंट लिखोगे डेबिट में और जो क्रेडिट में जो अमाउंट लिखोगे आप, वो लास्ट में जाके आपको टैली करनी पड़ेगी। यहाँ पे आके इसका टोटल हुआ, तो ये जो टैली होगी, अगर ये दोनों अमाउंट्स जो हैं क्रेडिट डेबिट करने वाली और डेबिट करने वाली और क्रेडिट करने वाली जो अमाउंट्स हैं ये मैच होगी, तभी जो आपका जो जनरल एंट्रीज हैं वो सही मानी जाएंगी। अगर ये एंट्रीज लास्ट में जाकर अगर मैच नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ऊपर गलती करी है, और वो गलती आपको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी, तभी जो है आपका जो जनरल लेजर है, जो जनरल एंट्रीज है सॉरी, ये आपकी मैच होंगी। अगर ये मैच नहीं हो रही है तो आपको पूरा का पूरा जो भी आपने एंट्रीज करी हैं वो आपको वापस रेक्टिफाई करने की, हो सकता है आपको क्लरिकल एरर्स हो कोई, या फिर आपने एंट्रीज में कोई डेबिट और क्रेडिट में गलती कर दी है। तो जैसे मैंने बताया कि डेबिट और क्रेडिट मैच होने जरूरी है लास्ट जो फाइनल आपका जो रिजल्ट है वो सही लाने के लिए। अब है डेबिट क्रेडिट सिस्टम। जैसे आप मान के चलिए डेबिट जो है उसे पॉजिटिव साइन मान के चलिए। फॉर एग्जांपल ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये पॉजिटिव साइन ही होता है, आप ये मान के चलिए कि ये पॉजिटिव साइन है और जो क्रेडिट है वो नेगेटिव साइन है, ये मान के चलिए आप। तो क्या है कि अगर ये जो डेबिट है, अगर आप इसको बाद में भी अगर डेबिट करते रहोगे तो ये इंक्रीज होता रहेगा, और इसको आप क्रेडिट करोगे तो ये डिक्रीज होगा। जैसे मैंने बताया कि अगर डेबिट का पॉजिटिव साइन है तो उसमें और पॉजिटिव ऐड करोगे तो वो बढ़ेगा, लेकिन आप पॉजिटिव में नेगेटिव ऐड करोगे तो वो घटेगा। वैसे ही सेम टू सेम इसके साथ मान के चलो कि ये नेगेटिव बैलेंस है क्रेडिट का, अगर इसमें आप पॉजिटिव ऐड करते हो तो ये घटेगा, और अगर इसमें आप नेगेटिव ऐड करते हो तो ये बढ़ेगा। तो जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स में जो कुछ अकाउंट्स के अंदर जो लेजर्स होते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट हो गया, आप सैलरी में देखिए, आप प्रॉपर्टी अकाउंट हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया, कोई लाइबिलिटीज़ हैं आपकी। अभी लाइबिलिटीज़ और आप हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो एसेट्स हैं और जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी इक्विटी हैं, ये सब जो है इनका कुछ बैलेंस होता है। अब बैलेंस एक कैसे डिफाइन किया होता है इनका बैलेंस, जैसे ये है कि जो डेबिट साइड है इसमें इनका बैलेंस डिफाइंड है कि ये डेबिट है, जैसे एसेट्स हैं ये डेबिट हैं। तो अगर ये डेबिट हैं एसेट और आप इनको दोबारा डेबिट करते हो तो ये जो है इनका बैलेंस इंक्रीज होगा। और जैसे लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनका जो बैलेंस जो इनका डिफाइंड है वो है क्रेडिट। तो अगर आप इनको डेबिट करोगे तो ये क्या होगा, डिक्रीज होंगे।
वैसे ही इक्विटी, अब इक्विटी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं वैसे बताता हूँ कि जो ओनर्स का पैसा होता है कंपनी में, जैसे मैं कंपनी हूँ, आपने मेरे कंपनी के अंदर पैसा लगाया हुआ है, तो मैं लायबल रहूँगा कि वो पैसे आपको वापस करने के लिए। तो आपके जो पैसे हैं मैं उसे क्रेडिट की तरह देखूंगा कि मैंने आपसे पैसे उधार लिए हुए हैं। तो इसीलिए जो इक्विटी है वो होता है ओनर्स का पैसा, मतलब आपका पैसा जो मैंने अपनी कंपनीज में एक बार इन्वेस्ट किया हुआ है, जो तो मतलब मेरी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और मुझे आपको बाद में फ्यूचर में लौटाना है, या फिर मेरी लाइबिलिटी है कि मैं आपको फ्यूचर में लौटाने के लिए लायबल रहूँगा। तो इसलिए जो इक्विटी है वो उसका जो बैलेंस होता है वो कंपनी के पर्सपेक्टिव से, जैसे मैंने आपको बताया, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आप एंट्री किसके पर्सपेक्टिव से कर रहे हो। कि अगर आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से करोगे तो एंट्री कुछ और होगी, और अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से करोगे तो एंट्री कुछ और होगी। तो आपको पर्सपेक्टिव जो देखना है वो जो इंपॉर्टेंट है। तो इक्विटी और ये जो इक्विटी है ये ओनर्स का पैसा होता है जो कंपनी को फ्यूचर में लौटाने के लिए लायबल रहना है। तो इनका जो कंपनी के पर्सपेक्टिव से ये हमेशा लायबिलिटी होंगी। तो लायबिलिटी होंगी तो इसका जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट में होगा। तो अगर अब इसको अपन डेबिट करेंगे तो इससे क्या होगा, लेस होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि माइनस है, इसमें आप प्लस करोगे तो ये लेस होगा। तो वैसे ही अगर इसको डेबिट करोगे तो ये लेस होगा, और अगर आप इसको क्रेडिट करोगे, मतलब इसी के बैलेंस को, क्रेडिट बैलेंस को और क्रेडिट करोगे आप, तो वो इंक्रीज होगा। तो उसी के लिए मैंने आपको ये टेबल बना के दिया हुआ है कि डेबिट में अगर एसेट जो डेबिट का बैलेंस रखता है उसे आप दोबारा डेबिट करोगे तो इंक्रीज होगा। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है उसको आप डेबिट करोगे तो डिक्रीज होगा। इक्विटी जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसको डेबिट करोगे तो डिक्रीज होगा। और एक्सपेंसेस, जैसे मैंने बताया एक्सपेंसेस, थर्ड रूल आपको ध्यान होगा। थर्ड रूल में क्या था कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंसेस का जो है बैलेंस वो हमेशा डेबिट होता है, तो उसको आप डेबिट और करोगे, डेबिट को डेबिट करोगे तो इंक्रीज होगा। वैसे सेम टू सेम अगर एसेट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट में आता है तो आप उसे एसेट का बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है। अगर आप उसे क्रेडिट करोगे तो डिक्रीज होगा। और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है तो उसे ओवर क्रेडिट करोगे तो वो इंक्रीज होगा। इक्विटी को क्रेडिट बोलते हैं अपने, तो उसे क्रेडिट करोगे तो इंक्रीज होगा। और रिवेन्यू जो है वो भी थर्ड प्रिंसिपल आप याद होगा आपको, तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। तो इनकम और गेन में ही रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसको क्रेडिट करेंगे तो और इंक्रीज हो गई है। तो क्रेडिट को क्रेडिट करना और इंक्रीज, डेबिट को डेबिट करना और इंक्रीज, डेबिट को क्रेडिट करोगे तो ये आपस में जो इनका जो फैक्टर है वो अपोजिट फैक्टर हो जाता है, इसीलिए डिक्रीज होते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइटम्स विद डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कौन सा, एसेट्स हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई कंपनीज की, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, ये सब जो चीज़ें हैं ये इनका डेबिट बैलेंस होता है। तो इनको आप डेबिट करोगे तो इंक्रीज होगा, क्रेडिट करोगे तो डिक्रीज होगा। वैसे सेम टू सेम अगर क्रेडिट बैलेंस वाली कोई चीज़ें हैं, जैसे लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी में अपने कह सकते हैं कि बैंक से अपने कोई लोन लिया है तो वो हो गया, किसी बाहर से किसी से अपने पैसे लिए हैं। ओनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनर्स का इक्विटी अलग रिकॉग्निशन होता है, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि एग्जांपल के तौर पे कि ओनर्स इक्विटी हो गया, लायबिलिटी होगी, तो उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, बैंक से लोन लिया वो आ गया, तो ये सब लायबिलिटीज़ होती हैं, इनका जो होता है क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसको अगर अपने क्रेडिट करेंगे तो ये इंक्रीज़ होगा, मतलब लायबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्रेडिट करने से, और डेबिट करने से ये लायबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये जो था ये पूरा डेबिट क्रेडिट रूल था हमारा। इसमें वैसे समझने को ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हो सकता है कि आपसे मतलब करते टाइम आपको ध्यान में ना आए। तो अगर कोई भी चीज़ अगर ऐसी है कि स्टार्टिंग में आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था, तो बाद में जाके आपको ऐसा लगता है कि कोई लूप होल रह गया, जो दूसरे चैप्टर्स में आपको लग रहा है कि बेसिक्स मेरे क्लियर नहीं थे, तो बेसिक्स आपको क्लियर करने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही जो आपके आने वाले दूसरे चैप्टर्स जो होते हैं वो आपके अच्छी तरह होंगे। एंड अकाउंट्स जो हैं वो तीसरी सब्जेक्ट है, अगर डेबिट क्रेडिट रूल्स जो हैं वो आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आपके जो आने दूसरे जो चैप्टर्स होते हैं अकाउंट्स में वो इजीली आप कर सकते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। और जो अकाउंट जो है वो सब जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है मैं मानता हूँ जो अकाउंट्स हैं, तो अकाउंट्स का जो बेसिक्स आपके क्लियर हैं वो आपको कहीं भी रुकने नहीं देंगे, चाहे वो स्कूलिंग हो, आफ्टर स्कूलिंग हो, प्रोफेशनल कोई आप कोर्स कर रहे हो, तो बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। डेबिट क्रेडिट यहाँ तक ही था। अगर आपको कुछ लगे कि कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें, लेकिन ऐसे एक मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँगा। थैंक यू।